नमस्कार, वेलकम टू द क्लास ऑफ एमए फाइनल सोशियोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 3 के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट पर पर्सपेक्टिव यानी संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। और आप में से जिन विद्यार्थियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें ज्ञात होगा कि इस परिप्रेक्ष्य को कार्ल मार्क्स का जो योगदान है उसकी चर्चा हमने पूर्ण कर ली है। आज हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांतकार रैल्फ डेहरेनडॉर्फ के जो विचार हैं संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उसकी विवेचना प्रारंभ करेंगे। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, हम शुरुआत करेंगे इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड बौद्धिक पृष्ठभूमि से। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन विचारों या विद्वानों का प्रभाव रैल्फ डेहरेनडॉर्फ के विचारों और उनके लेखों पर रहा। Ralph Dahrendorf, born 1929, was a German-British sociologist, philosopher and a liberal politician. रैल्फ डेरेनडॉर्फ का जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था और वे एक जर्मन ब्रिटिश समाजशास्त्री होने के साथ साथ एक मशहूर दार्शनिक और राजनीतिज्ञ रहे। A class conflict theorist, Dahrendorf was a leading expert on explaining and analyzing class divisions in modern society. तो जैसा कि विदित ही है, डेहरेनडॉर्फ एक वर्ग संघर्षवादी सिद्धांतकार रहे और उन्होंने आधुनिक समाज में वर्ग विभेदों को समझने, समझाने और उनका विश्लेषण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। He was greatly influenced by conflict theorist Karl Marx and had actually wrote his PhD thesis on Marx's theory of justice. तो आप सभी जानते हैं कि संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के जो प्रणेता विद्वान हैं वो कार्ल मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स के विचारों से डेहरेनडॉर्फ अत्यधिक प्रभावित रहे और वास्तव में उन्होंने जो पीएचडी हेतु अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था वह भी मार्क्स के न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित था। He had earlier studied philosophy and sociology at Hamburg University, Germany. तो पीएचडी करने से पहले उन्होंने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। He gained his PhD degree at London School of Economics under the supervision of Karl Popper. तो कार्ल पॉपर का नाम भी आप लोगों ने पहले ज़रूर सुना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन दार्शनिक हैं कार्ल पॉपर और विशेष रूप से जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो वैज्ञानिक पद्धति है अध्ययन की, उसके वे बड़े समर्थक हिमायती थे और उन्हीं के निर्देशन में डेहरेनडॉर्फ ने अपना पीएचडी का शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था। He later on went on to serve as professor of sociology at Hamburg University, Tübingen University and Konstanz University in Germany. तो अपना जो शोध प्रबंध पूरा करने के बाद, शोध कार्य पूरा करने के बाद फिर डेहरेनडॉर्फ ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, ट्यूबिंजन यूनिवर्सिटी और कॉन्स्टेंस यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। The major intellectual influences on Dahrendorf included above all Karl Marx. Like Marx, he agreed that conflict is the basis of social life. तो जो सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रभाव डेहरेनडॉर्फ पर रहा वो तो निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स ही थे और कार्ल मार्क्स के ही समान डेहरेनडॉर्फ का भी ये मानना था कि समाज का जो आधार है वह संघर्ष है। जैसे मार्क्स कहते थे कि संघर्ष सामाजिक संरचना के अंदर निहित है, ठीक उसी तरह से डेहरेनडॉर्फ का भी यह मानना था कि समाज संघर्ष पर आधारित है और यह संघर्ष कभी प्रकट कभी अप्रकट रूप में निरंतर चलता रहता है। Dahrendorf's works acknowledged the same class interests that worried Karl Marx.
तो जिस तरह का वर्ग विभाजन कार्ल मार्क्स के लिए चिंता का विषय था, उसी तरह से वर्ग विभाजन डेरेनडॉर्फ के लिए भी एक चिंता का विषय हमेशा से रहा। Another conflict theorist, Koser too, had an impact on Dahrendorf's ideas. He very critically challenged the false utopian representation of societal harmony, stability, and consensus by the structural functionalism school. तो कार्ल मार्क्स के विचारों से तो डेरेनडॉर्फ प्रभावित रहे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण संघर्षवादी विद्वान या विचारक कोज़र भी रहे, जिनका असर हमें डेरेनडॉर्फ के विचारों पर नज़र आता है। विशेष रूप से कोज़र के ही समान डेरेनडॉर्फ भी बहुत क्रिटिकल थे, बहुत बड़े आलोचक थे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के। संरचनात्मक प्रकारवादी जो स्कूल है, जो विचारधारा है, उसके वो बहुत कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में जिस तरह से यह स्कूल या यह विचारधारा समाज में जिस तरह से सहयोग या संगठन या एकमतता या सौहार्द की बात करती है, वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, वास्तविक नहीं है, बल्कि काल्पनिक है। समाज में अतिशय सहयोग नहीं होता है, बल्कि समाज में निरंतर विरोध और संघर्ष पाया जाता है। तो वे इस विचार से कतई सहमत नहीं थे कि समाज सहयोग और एकमतता और परस्पर सौहार्द पर आधारित है। In the late 1950s, Dahrendorf, like Koza, argued for a conflict theory approach to sociology. तो चूँकि वे संरचनात्मक प्रकारवाद से बिल्कुल सहमत नहीं थे, तो इसीलिए कोज़र और डेरेनडॉर्फ दोनों ने 1950 के दशक के अंत तक आते आते इस बात की डिमांड, एक तरह से इस प्रकार की मांग का पुरजोर समर्थन करना शुरू किया कि समाजशास्त्र में एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच भी होना चाहिए, एक संघर्षवादी उपागम भी होना चाहिए समाज को समझने का। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो जब हम संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का विवेचन करना प्रारंभ कर रहे थे, जब हम उसका इंट्रोडक्टरी जो है लेसन समझ रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र में संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से कोई परिप्रेक्ष्य कभी नहीं रहा। हाँ, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से समाज के जो अलग अलग पक्ष हैं उनको संघर्ष के आधार पर समझाने का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन कोई एक इंटीग्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट थियरी नहीं थी। जिस तरह से एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है समाजशास्त्र का, उस तरह से कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का नहीं रहा था। और इसलिए कोज़र और डेरेनडॉर्फ जैसे लोगों ने 1950 के अंत तक आते आते इस बात पर जोर देना शुरू किया कि एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू सोशियोलॉजी भी होना चाहिए, एक संघर्षवादी उपागम भी होना चाहिए समाजशास्त्र का। The influence of Weber could be seen on the ideas of Dahrendorf when he was critical of Marx's view that the working class will become a homogeneous group of unskilled machine workers. तो यद्यपि डेरेनडॉर्फ मार्क्स के विचारों से अत्यधिक प्रभावित रहे थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर उनकी मार्क्स से असहमति भी थी। जैसे वह इस बात से बिल्कुल असहमत थे कि जो श्रमिक वर्ग है वो अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप है, एक समरूप समूह है, जिसमें आपस में कोई विभेदीकरण नहीं है, जिसमें आपस में किसी तरह का जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं हैं। वो बहुत एक जैसा समूह है जिसमें आय को लेकर के या जीवन अवसरों को लेकर के या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक समान ही है। तो यह जो विचार था कार्ल मार्क्स का, उससे डेरेनडॉर्फ सहमत नहीं थे और उनका ये मानना था कि जो समाज का वर्किंग क्लास है, जो श्रमिक वर्ग है या मजदूर वर्ग है या जो समाज का शोषित समूह है, शोषित वर्ग है,
उसमें भी अलग अलग तरह के डिविजन्स हैं और वो बहुत ज़्यादा समरूप नहीं है। उसमें अनेक प्रकार के विभेद हैं, चाहे वह आय को लेकर के हो, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के हो, चाहे उनकी दक्षता के लेवल को लेकर के हो, चाहे उनके जीवन अवसरों को लेकर के हो। तो मतलब समाज में जो अलग अलग श्रमिक वर्ग के भी जो अलग अलग समूह हैं, सब डिविजन्स हैं, उनके अंदर भेद हैं। वे एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल समरूप नहीं हैं, बल्कि उनमें विषमरूपता दिखाई देती है। Dahrendorf points out that in a post-capitalist society, there are elaborate distinctions regarding income, prestige and skill level and life chances. तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ये कहा कि उत्तर पूंजीवादी जो समाज होगा उसके अंदर बहुत सारे विभेद होंगे। आय के आधार पर भी हमें विभेद दिखाई देंगे, हमें जीवन अवसर के आधार पर भी विभेद दिखाई देंगे, हमें दक्षता के स्तर के आधार पर भी अंतर दिखाई देगा, और हमें जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर भी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेरेंडॉर्फ हैं वो मार्क्स से थोड़ा दूर जाते हैं और वेबर के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देते हैं। Dahrendorf's pluralist view of class and power structure and believes that hierarchies of authority are inevitable in modern societies also reflect Weberian ideas. तो एक और लेवल जहाँ पर वो मार्क्स से थोड़ा अलग खड़े दिखाई देते हैं डेरेंडॉर्फ, वो ये है कि मार्क्स ने तो ये कहा था कि एक श्रमिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जब एक साम्यवादी, आधुनिक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तो वो जो समाज है उसमें वर्ग विभाजन समाप्त हो जाएगा, उसमें निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हो जाएगी, आर्थिक विषमताएं समाप्त हो जाएंगी, शोषण समाप्त हो जाएगा, असमानताएं ख़त्म हो जाएंगी, और वो एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज होगा, और ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन डेरेंडॉर्फ यहाँ पर एक विपरीत व्यू रखते हैं, और उनका ये कहना है कि चूँकि समाज में अलग अलग तरह की शक्ति संरचनाएं विद्यमान जब तक रहेंगी, जब तक समाज में सत्ता का असमान वितरण रहेगा, तब तक समाज में अलग अलग वर्ग रहेंगे, और जब तक अलग अलग वर्ग रहेंगे तब तक उन वर्गों के बीच संघर्ष की स्थितियां भी लगातार बनी रहेंगी। संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो संघर्ष निरंतर रहेगा, और किसी भी स्थिति में संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि समाजों में अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, सत्ता संरचनाएं रहेंगी, समाज में वर्ग विभाजन रहेगा, और समाज में वर्ग विभाजन रहेगा तो वर्ग संघर्ष भी होगा। तो यहाँ भी वो मार्क्स से दूर जाते दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वेबर के विचारों से उनके विचार मिलते नज़र आ रहे हैं। तो हम इन विचारों को विस्तार से आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल उनके दो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, वे हैं क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एसेज इन द थियोरी ऑफ सोसाइटी। तो इन कृतियों के माध्यम से उन्होंने संघर्ष और विशेष रूप से वर्ग संघर्ष के संदर्भ में जो उनके विचार हैं उनकी विस्तृत विवेचना की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सामग्री मैं आपको प्रदान कर रही हूँ वो आपको उपयोगी लग रही होगी। आप लोगों के फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, आगे भी रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप बताएं कि आपको ये प्रेजेंटेशंस कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों को यदि कोई डाउट, कोई शंका, कोई किसी भी तरह के आपके सवाल हैं आपके मन में, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर पूछ सकते हैं। आपके इस फीडबैक से हमें आपको सहयोग करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, और हम अपने प्रेजेंटेशंस को भी और बेहतर और उपयोगी आप लोगों के लिए बना पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।